Hello everyone. In last video we started the topic recruitment. We discussed about meaning of recruitment. We discussed about sources of recruitment. There are two type of sources. First, internal and the external. In internal we include transfer, promotion and layoff. And in external there are various options like direct recruitment, media advertisement, telecasting, web publishing, etc. Today we will discuss about merits and demerits of internal and external recruitment. First of all, we will discuss about merits of internal recruitment. कि अगर हम इंटरनली यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को रिक्रूट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा इंक्रीज इन मोटिवेशन। अब ये देखो, तुम लोगों को ये पता है कि इंटरनल में ट्रांसफ़र आ जाता है, प्रमोशन आ जाता है, ठीक है। अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको ये पता हो कि एक न्यू पोस्ट वैकेंट हुई है, ठीक है, और जो भी कंपनी का मैनेजर है वो रिक्रूट करेगा, वो इंटरनली करेगा, वो प्रमोशन के थ्रू करेगा। अब जब लोगों को पता है कि प्रमोशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होगी, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसका प्रमोशन हो। प्रमोशन क्या होता है? लोअर रैंक टू अपर रैंक पर जाना, और इसमें सैलरी, स्टेटस, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ चेंज होती है। तो हर कोई प्रमोशन चाहता है, हर कोई एक अपर लेवल पे अपने स्टेटस को इंक्रीज़ करना चाहता है। अब प्रमोशन देंगे हम किस अकॉर्डिंग देंगे? जो पर्सन वर्क अच्छे से कर रहा है, जो पर्सन वर्क अच्छे से कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो वर्क को बहुत अच्छे से करते हैं। जब उनको ये पता है कि हमारा भी प्रमोशन हो सकता है, हमारा भी प्रमोशन हो सकता है, तो वो क्या होते हैं? इंस्पायर होते हैं। हर कोई हायर रैंक क्या है लेना चाहता है, और उस अकॉर्डिंग क्या करता है? अपनी जो ड्यूटीज़ होती है ना उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। अपनी ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली, फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करता है। आया समझ? क्या बताया? इंक्रीज इन मोटिवेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जानता है कि रिक्रूटमेंट होगी, इंटरनली होगी, प्रमोशन के थ्रू होगी, और हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो, तो हर कोई क्या करता है? अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट मोटिवेशन का एक सोर्स भी है, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड, इजी सिलेक्शन। अब ये देखो, हम क्या करें? इंटरनली रिक्रूट कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो लोग पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन तो क्या है? एम्प्लॉयर के पास है ही सही, मैनेजर के पास है ही सही। तो क्या होता है कि सिलेक्ट करना हायर पोस्ट के लिए बहुत ईजी हो जाता है, और रिस्क नहीं होता, कोई भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि हम पहले से ही जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में अवेयर है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन उनकी पता होती है। उसके बाद आता है नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि जब एक पर्सन जॉब को ज्वाइन करता है तो उसे फैमिलियर करवाया जाता है, उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स रेगुलेशन है, आपका सुपीरियर कौन है, आपका सबॉर्डिनेट कौन है, मतलब आप किसके नीचे रहकर काम करेंगे, कौन आपके नीचे रहकर काम करेगा, आपके पीयर्स कौन है, मतलब कौन आपके साथ काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जब कोई नया एम्प्लॉई आएगा उसको तो हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, बट कोई पहले से ही काम कर रहा है और उसी को ही हम
अपर पोस्ट पर लेकर जा रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो क्या हमें उसको बताने की नीड है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस ये है, आपके ये रूल्स हैं, यहाँ की क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो हमें इंडक्शन की नीड नहीं होती, हमें उसको इंट्रोड्यूस करवाने की नीड नहीं होती अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है, फैमिलियर होता है हर चीज़ से। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज। कि इंटरनल का क्या बेनिफिट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर काम कर रहे हैं 10, यहाँ पे काम कर रहे हैं 5, नीड है 7 की, यहाँ भी क्या है, नीड है 8 की, यहाँ 7 की नीड थी, 3 एक्स्ट्रा थे, ये क्या हो गया, सरप्लस हो गया। इन 3 को हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। तो क्या किया, एक तो हमने निकाला नहीं, मतलब ये लोग अनएम्प्लॉयड नहीं हुए, दूसरा हमारी जो है रिक्रूटमेंट भी होगी, हमें बाहर से हायर नहीं करना पड़ा, जो हमें यहाँ पर 3 और चाहिए थे, ठीक है, यानी कि हमारा टाइम बचा, हमारी कॉस्ट बची, और जो सरप्लस एम्प्लॉयज़ थे वो भी एडजस्ट हो जाते हैं थ्रू ट्रांसफ़र। तो ये भी हमें एक बेनिफिट है जब हम इंटरनली रिक्रूट करते हैं। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल क्यों, क्योंकि क्या है, हमारी कॉस्ट कम लगेगी, क्योंकि हमें कोई एडवर्टीज़मेंट देने की नीड नहीं है, हमें कुछ वेबसाइट पे पब्लिश करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर ले ऑफ के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स कि पहले हमें क्या किया था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड नहीं था, हमने बाहर निकाल दिया उनको और बाद में हम उनको बुला रहे हैं, तो ना तो हमें ज़्यादा ट्रेनिंग पे खर्च करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी सीखे हुए हैं अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, हमारी कॉस्ट बच जाती है, हमारा टाइम भी बच जाता है, ना तो हमें उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो हर इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से ही जानते हैं, अवेयर हैं। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिकल सोर्स भी होता है। उसके बाद लास्ट आता है मेरिट का पॉइंट, इंडस्ट्रियल पीस। अब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने कहा कि क्या होता है, टॉप लेवल होते हैं, मिडल होता है और लोअर लेवल होता है, ठीक है। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन में पता है कि कोई भी पोस्ट वैकेंट होएगी तो वो प्रमोशन के थ्रू ही फिल होएगी। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, 5 काम करते हैं। अब इनको पता है कि मान लो आज एक का प्रमोशन हो गया तो हमारा भी प्रमोशन होना है, तो इंडस्ट्रियल पीस रहता है, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि ये प्रोसेस क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है, इनमें आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो ये थे मेरिट्स के पॉइंट, कौन कौन से किए, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, वो बेस्ट वर्क देंगे, अपना सिलेक्ट करना ईजी हो जाता है, क्योंकि क्या है, हम पहले से अवेयर है, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है एम्प्लॉयज़ की, हमें उनको इंट्रोड्यूस करवाने की नीड नहीं होती कंपनी के रूल्स रेगुलेशन से। जो सरप्लस एम्प्लॉई है ट्रांसफ़र के थ्रू एडजस्ट हो जाते हैं, और इकोनॉमिकल सोर्स है क्योंकि किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट देने की नीड नहीं होती, हमारे ट्रेनिंग के पैसे भी बच जाते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि अगर जो इंटरनल सोर्सेज के कुछ बेनिफिट्स हैं तो ऑब्वियस है कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगी। तो फर्स्ट आता है, स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड, कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूटमेंट करें, मतलब कोई पोस्ट वैकेंट होगी, हमने क्या किया, नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पे शिफ्ट कर दिया, मतलब प्रमोशन कर दिया, या फिर ले ऑफ
हमने किसी टाइम पर किसी को बाहर निकाल दिया था, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया, अब हम उनको ही वापस बुला रहे हैं। तो क्या है, वो पहले से ही जो लोग काम कर रहे हैं उनको ही हम अपॉइंट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि न्यू जनरेशन, तुम्हें ये पता है कि जो आज की जनरेशन है और जो पहले वाली जनरेशन है, मतलब थिंकिंग का बहुत फ़र्क है। आज की जनरेशन के पास काफ़ी न्यू आइडियाज़ है, इनोवेटिव आइडियाज़ है। तो जब हम एक्सटर्नल मतलब बाहर से रिक्रूट ही नहीं करेंगे, इंटरनली कर रहे हैं, वो जो पर्सन है वो एज्ड भी हो सकते हैं। तो जब हम एक्सटर्नली रिक्रूट नहीं करते तो जो है यंग ब्लड के आने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि आ ही नहीं रहे। जो यंग जनरेशन है वो तो आ ही नहीं रही, क्योंकि हम इंटरनली रिक्रूट कर रहे हैं। जो यंग जनरेशन है उनको हम अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे, हमारे पास न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ भी नहीं आएंगे। ओके, उसके बाद सेकंड आता है एम्प्लॉयज़ बिकम लेथर्जिक। लेथर्जिक का मतलब होता है लेजी। क्या होता है, लेजी। अब ये देखो, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को पता है कि बाहर से तो कोई आ नहीं रहा, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी जो भी फिल होएगी प्रमोशन के थ्रू होएगी, आज इसकी होगी कल मेरी हो जाएगी, पता है प्रमोशन तो मिलना ही है, ठीक है। तो क्या होता है, वो लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाहर से कोई आएगा नहीं, ठीक है, जैसे काम चल रहा है। अदरवाइज़ क्या होता है, जब बाहर से कोई एम्प्लॉई आता है ना, नया आता है, तो एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, जो पहले वाले होते हैं वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बट इससे क्या होता है, इंटरनल सोर्सेज से, क्योंकि उनको पता है कि डेफिनेटली हमारा प्रमोशन तो होना ही होना है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी ये कह रही है हम इंटरनली रिक्रूट करेंगे, तो उससे वो क्या हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन नई ही इस्टेब्लिश हो रही है, कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, आज ही हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हम इंटरनल सोर्स का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले तो कोई काम कर ही नहीं रहा ना, बिजनेस ही हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्वियस है हम कहाँ से हायर करेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज से। हम क्या करेंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट की कोशिश करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कोशिश कर सकते हैं, हम एडवर्टीज़मेंट के थ्रू रिक्रूट कर सकते हैं, हम प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं। प्रमोशन के थ्रू तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन है। जब कोई पहले से काम ही नहीं करा, प्रमोशन किसको देंगे, ट्रांसफ़र किसको करेंगे, ले ऑफ वालों को कैसे हम एंट्री दे सकते हैं जब हमने ले ऑफ ही नहीं किया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। ओके, उसके बाद आता है फोर्थ, सेंस ऑफ कंपटीशन बिकम अमंग हैम्पर्ड। क्या होता है, सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज हैम्पर्ड। कंपटीशन वाली फीलिंग ही नहीं रह जाती, क्योंकि मुझे पता है कि मान लो हम 5 लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आज एक का हो गया, पता है कि अब थोड़े टाइम में 15-20 दिन में और पोस्ट वैकेंट हो जाएगी, फिर इसका हो जाएगा, धीरे धीरे क्या है, सबका ही प्रमोशन होना है, क्योंकि लोअर लेवल वालों को क्या कर देंगे, मिडिल वाले पे शिफ्ट कर देंगे, प्लेटफॉर्म एरिया वालों को क्या कर देंगे, लोअर लेवल पे शिफ्ट कर देंगे। तो एक कंपटीशन ही नहीं रह जाता, क्योंकि पता है कि सारे तो पहले वाले हैं। लेकिन क्या होता है, जब एक्सटर्नली रिक्रूट किया जाता है, हमें ये पता है अगर हमने वर्क अच्छे से ना किया तो कहीं हमें जॉब से फायर ना कर दिया जाए, तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं अगर एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ किया जाए। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हिट प्रोडक्टिविटी। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हिट प्रोडक्टिविटी। कि क्या होता है, सपोज करो तुम्हारे जो क्लास है उसके अंदर 4 सेक्शंस हैं, A B C D, ठीक है। अब क्या हुआ,
मैंने ए सेक्शन को टीच करना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, 30 चैप्टर्स थे, 15 चैप्टर्स करवा दिए। ठीक है, बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रही थी, बच्चों को बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, मैंने इतनी मेहनत की, 2 मंथ्स में मैंने 15 चैप्टर करवा दिए। क्या हुआ, मुझे बी सेक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया कि आज से आप ए को नहीं बी को पढ़ाओगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या था, बी में मैंने 3 मंथ्स टीच किया और वहाँ पर मैंने 25 चैप्टर्स करवा दिए। अब क्या हुआ, सिर्फ 5 चैप्टर्स रह गए। यहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की, बच्चों ने भी बहुत अच्छे से मेहनत की। फिर क्या किया, अब कह दिया आप बी को नहीं पढ़ाओगे, आप सी को पढ़ाओगे। मतलब जो यहाँ पर मेरी मेहनत है, जो मेरा हार्ड वर्क है, वो तो खराब गया ना, क्योंकि क्रेडिट तो किसको जाएगा, बाद में जो पढ़ाएगा। फिर मेरे को सी में शिफ्ट कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होता है, मैं अपना जो बेस्ट दे रही थी अब तक, वो बेस्ट मेरा क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरा जो आउटपुट जा रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाऊंगी कि मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ, क्रेडिट मुझे मिल नहीं रहा, बार बार मुझे शिफ्ट किया जा रहा है अदर डिपार्टमेंट्स में। हो सकता है अब यहाँ भी मैं वर्क करूँ, थोड़े टाइम बाद मुझे फिर किसी और सेक्शन में भेज दिया जाए। तो जब हम फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र करते हैं इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। वो लोग भी अपना बेस्ट नहीं कर पाते, वो लोग भी क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। आया समझ? ये थी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या है बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। फर्स्टली इंक्रीज इन मोटिवेशन, क्योंकि क्या है, प्रमोशन के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रही है, लोअर लेवल टू अपर लेवल हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक एम्प्लॉय जो होता है उसका मोरल इंक्रीज होता है, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, क्योंकि हर कोई प्रमोशन पाना चाहता है। इजी सिलेक्शन, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयज़ की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो कोई रिस्क नहीं होता फ्रॉड वगैरह होने का। नो नीड ऑफ इंडक्शन, पहले से ही लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं से ही हम क्या कर रहे हैं, हायर वगैरह कर रहे हैं, चाहे ट्रांसफ़र के थ्रू, प्रमोशन, ले ऑफ, तो हमें उनको इंट्रोड्यूस करवाने की नीड नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी फैमिलियर होते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़, ट्रांसफ़र के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, जिससे हमारी कॉस्ट वगैरह टाइम सेव हो जाती है, हमें ट्रेनिंग पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तो ये क्या हो जाता है, एक इकोनॉमिकल सोर्स भी है। इंडस्ट्रियल पीस, क्योंकि पता है आज मेरा प्रमोशन हुआ है, कल दूसरे का प्रमोशन होगा, तो आपस में कोई भी लड़ाई वगैरह भी नहीं होती। देन लिमिटेशन, स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड, वही पहले वाली जनरेशन जो ऑलरेडी काम कर रही है, उसी से ही ऑर्गेनाइजेशन काम चला रही है। मतलब चाहे तो ट्रांसफ़र के थ्रू हो, चाहे प्रमोशन के थ्रू हो, तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के पास न्यू आइडियाज़ वगैरह नहीं आ पाते, क्योंकि आज की जनरेशन क्या होता है, टेक्निकली ज़्यादा साउंड है, उनके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ बिकम लेथर्जिक, क्योंकि पता है पीस तो हो रही है, लेकिन आलसी भी साथ में हो रहे हैं, लेज़ी भी साथ में हो रहे हैं। नॉट अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ही नहीं है ना इंटरनल का, तो क्योंकि पहले से कोई काम कर ही नहीं रहा, तो हम प्रमोशन ट्रांसफ़र तो राइज का हो ही नहीं सकता। तो क्या होता है, एक्सटर्नल ही हमें यूज़ करना पड़ेगा न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज़ एम्पर्ड, कंपटीशन तो तब होता है ना जब बाहर से कोई आए, जब बाहर से कोई आ ही नहीं रहा, पहले वाले ही काम कर रहे हैं, तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हिट प्रोडक्टिविटी, जब हम क्या करते हैं, बार बार शिफ्ट करते रहते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका मोरल डाउन हो जाता है और उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो ये थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसी तरह से मेरिट्स और डिमेरिट्स एक्सटर्नल की, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।